हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीज़ की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जून मंथ की है। तो देखिए, जून मंथ की, जुलाई मंथ की अभी कुछ दिन में आ जाएगी, तो उसे भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी। तो आप लोग मंथली मैगजीन पे भी फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PT 365 से ही आपका यहाँ पे काम बनेगा। तो मंथली मैगजीन्स की जो भी न्यूज़ है उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जून और जुलाई मंथ की PT 365 अभी तक नहीं आई है। वो इन डे इसमें ही आती है। इट मीन्स कि आप देखो कि सितंबर के लास्ट में ही आएगी, तो फिर उसको आप लोग को कंप्लीट करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए फोकस कीजिए आप लोग मंथली मैगजीन में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट की हमारी यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग तक कंप्लीट हो चुकी थी। आज एक टॉपिक देख लेते हैं जो कि है ड्रॉट्स इन इंडिया। तो इसे मैं यहाँ पे ज्योग्राफी के टॉपिक पे रखी हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। अब समझना क्या है, हर एक साल आपको हर समय देखने को मिलेगा कि हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है और ड्रॉट का सामना करना पड़ता है। इट मीन्स कि सूखा का सामना करना पड़ता है। बट इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में सारी चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो रिसेंटली ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर है। और सबसे पहले तो आपको यही याद रखनी है कि कोई भी रिपोर्ट अगर निकल कर आती है तो वो किसके द्वारा यहाँ पे लाया जाता है। तो ये है यूनाइटेड नेशन की ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही यहाँ पे आपका बॉडी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ओके, चलिए आइए थोड़ा और देख लेते हैं। ये जो गैर है, यानी कि यहाँ पे आपका ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है, एक स्पेशल रिपोर्ट है जो कि ड्रॉट 2021 यहाँ पे लेकर आया गया है। और इसमें ये एक्सप्लोर किया गया है कि क्या नेचर है ड्रॉट का और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो कि सेंटाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ह्यूमन हेल्थ की बात करें, इकोसिस्टम वेलबिंग की बात करें, तो इन सब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे असेसमेंट किया गया है। फाइन। अगर हम लोग देखें कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि डिजास्टर से होने वाले जो रिस्क होते हैं, जैसे ड्रॉट आता है तो आपको पता है कि जल ही जीवन है और पानी की कमी हो जाए तो फिर आप लोग एक इमेजिन कर सकते हो कि बिना पानी के क्या आप लोग अपनी एक दिन को गुजारा भी कर सकते हो। पीने का पानी आपको मिल जाए, लेकिन उसके अलावा भी आप लोग देख लो, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए आपको सॉरी, और सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। तो बिना पानी के, इवन अगर आपके घर में गार्डन है तो उसको भी पानी की ज़रूरत है, सारे पेड़ पौधों को भी पानी देना, अगर आपके घर में पेट्स है तो उन्हें भी पानी देनी है। तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि बिना पानी के इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क आया था, जो कि 2015 से 2013 तक इसका एम है। और इसका एम है कि एक सस्टेनेबल रिडक्शन करना है। यहाँ पे डिजास्टर से होने वाले जो भी रिस्क है ना, उसको हम लोग कम कर सके। डिजास्टर्स जो आते हैं, आपदा जो आते हैं, उसको हम लोग तो नहीं रोक सकते आपदा आने से, लेकिन हाँ, आपदा आने से जो हमें संकट होता है, जो हमें प्रॉब्लम होती है, रिस्क होती है, परेशानी होती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आप देखो कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोगों की जान जाती है। हमारा लाइवलीहुड जो है, जिस तरीके से हम लोग एक लाइफ को लीड करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, कल्चर, इन्वायरमेंटल एसेट अगर हम लोग देखें, चाहे वो पर्सन, बिजनेस, कम्युनिटीज़, कंट्रीज़ की, तो सब कुछ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो यही चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल करने की बातें की गई है। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है ड्रॉट से। अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टली इससे 1.5 बिलियन पीपल्स जो है आज तक आप देखो इस सेंचुरी में अफेक्ट हुए हैं, डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं 1.5 बिलियन। 700 मिलियन पीपल्स की बात करें तो वो रिस्क है जिनको डिस्प्लेस किया जाता है। मान लीजिए कि किसी जगह पे वो यहाँ पे 15 साल से रह रहे हैं, लेकिन उस जगह पे पानी की कमी हो गई है, पानी का जो लेवल है वो बहुत, ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत डाउन हो चुका है, स्कार्सिटीज़ ऑफ वाटर है, इवन सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है। तो लोग क्या होंगे, लोग यहाँ पे फोर्सफुली अपने उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है इस डिज़ास्टर के कारण। कुछ तो लोग अपनी मर्जी से होते हैं और कुछ जो यहाँ पे आपको फोर्सफुली किया जाता है। सो 700 मिलियन पीपल्स है जो कि रिस्क के कारण डिस्प्लेस हो चुके हैं। 2/3 इन हमारे वर्ल्ड में आप देखो जो कि अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन में होंगे, वो भी 2025 तक। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं और जिस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ हमारे देश में चलते जा रही है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे यहाँ के लोगों को पानी की कमी होगी और वाटर स्ट्रेस के कारण जो है ना, वो यहाँ पे 2025 तक बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करेंगे। वहीं अगर हम लोग इफ़ेक्ट देखें, जब सेवियर ड्रॉट हो जाता है इंडिया के जीडीपी में, तो इसका एस्टिमेट अगर देखें तो इससे 2.5% तक हमारे जीडीपी का ये कंट्रीब्यूट करता है। इट मीन्स कि आप देखो कि ड्रॉट के कारण जो स्ट्रेस होता है, सेवियर ड्रॉट के कारण जो इसका इफेक्ट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जीडीपी पे हमारा इम्पैक्ट होता है, यानी कि 2 से 5% तक आपको देखने को मिलेगा।
ओवर डिपेंडेंसीज अगर हम लोग देखें तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिलता है। साथ ही वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर का भी कमी देखने को मिलता है कि वाटर जो है हम लोग जो भी यूज़ करते हैं तो उसको फिर से हम लोग रिटेन नहीं कर पाते, रिसाइकिल नहीं करते। तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि इसकी कमी है हमारे देश में। साथ ही आप लोग देखो कि डेक्कन रीजन जो है इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेवियर ड्रॉट का देखने को मिला है पूरे भारत में से। इट मीन्स कि 6% से भी ज़्यादा ड्रॉट अगर हम लोग देख रहे हैं तो डेक्कन रीजन में देख रहे हैं। सिग्निफिकेंट अगर हम लोग ड्रॉट कंडीशन देखें तो वो हर एक 3 साल में देखने को मिलता है डेक्कन प्लेटू में, और जिसके कारण आप देखो कि लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। इट मीन्स कि लैंड तो बर्बाद होता ही है, जो हमारी यहाँ पे जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही वहाँ पे पानी की कमी के कारण कोई भी तरीके का काम नहीं बचता है, तो लोगों को वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो माइग्रेशन भी इस चीज़ों से बढ़ती है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिले कि जो कि ड्रॉट्स के कारण देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि ड्रॉट जो है वो दूसरे नेचुरल हैज़ार्ड से कैसे ही आपका डिफरेंट है। जैसे और भी आप देखो कि जो आपका नेचुरल हैज़ार्ड है, जैसे साइक्लोन्स आता है, फ्लड्स आती है, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शंस है, सुनामी है। तो अगर हम लोग ड्रॉट के बारे में देखें तो ड्रॉट का आज तक जो है ना कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस है ही नहीं। इट मीन्स कि ड्रॉट किसे कहेंगे, किस कंडीशन में, यानी कि पानी की अगर कमी हो रही है, स्कार्सिटीज़ हो रही है, तो कितने लेवल तक अगर पानी नीचे जा रहा है ग्राउंड वाटर, या फिर कितनी कमी हो रही है एक सिटीज़ में, एक एरिया में, तो हम लोग ड्रॉट उसको डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरीके का एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। साथ ही काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये डिटरमाइन करने में कि ड्रॉट जब स्टार्ट हो रहा है तो उस वो एंड कब होगा, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि एकदम साइलेंट स्प्रेड होता है, ग्रेजुअल विड्रॉवल हो जाता है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो जनरली यहाँ पे मानसून के टाइम में आप देखो कि ये चीज़ें जो है ना ओवरकम हो जाती है। जब मानसून आता है तो हमारे पूरे देश में बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो उस समय आपको ड्रॉट की कंडीशन कम देखने को मिलती है। और मानसून से ही हम लोग इस चीज़ को ना जस्टिफाई भी कर लेते हैं। इट मीन्स कि मानसून अगर अच्छी है तो हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर जिस वर्ष मानसून अच्छा नहीं आता है तो हम लोग ये चीज़ें डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ जो है ड्रॉट की कंडीशंस अकर हो गई है क्योंकि मानसून अच्छा नहीं आया है। साथ ही आप लोग देखो कि कोई इंडिकेटर ही नहीं है, कोई इंडेक्स ही नहीं है जिसके थ्रू हम लोग ये फॉरकास्ट कर सके कि सेवियर ड्रॉट और या तो ड्रॉट कब आने वाला है, सेवियर ड्रॉट की कंडीशन कब होगी, ना ही इसकी पॉसिबल इम्पैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट कर पाते हैं। जैसे आप साइक्लोन देखते हो तो 2 दिन पहले पता चल जाता है कि अच्छा इस रीजन में साइक्लोन आ रहा है, बट ड्रॉट की कंडीशन आने वाली है कभी आपको ये कभी खबर सुनने को मिला? कभी नहीं। ना ही आप लोग को ये कभी बताया जाता है कि ड्रॉट आ रहा है तो उसका एक इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जैसे साइक्लोन का आफ्टर इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ आप लोग अगर अर्थक्वेक के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी, वोल्केनिक इरप्शन है, तो ये सारी चीज़ें एक तो प्री यहाँ पे पता चल जाता है, यानी कि पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये कब और कहाँ आने वाले हैं, साथ ही इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें ड्रॉट का नहीं देखने को मिलता। इसलिए 4 चीज़ों में आप देखो, ये 3 हैं जिसमें कि ड्रॉट को आप डिफरेंट कह सकते हो। साथ ही अगर हम लोग देखें तो स्पेशल एक्सपेंसेस अगर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है दूसरे नेचुरल कैलेमिटीज़ से। जैसे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा, तो इसका हाईली चैलेंजेस है। कहीं पे भी फ्लड आता है तो आप देखते हो कि रेस्क्यू टीम जल्दी पहुंच जाती है वहाँ पे, साइक्लोन आया तो रेस्क्यू टीम वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ड्रॉट आया है तो ड्रॉट की कंडीशन है तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँचती है? ऐसा बहुत रेयर होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। तो जो स्पेशल एक्सपेंसेस है ना वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी चैलेंजेस है। साथ ही अगर हम लोग देखें इम्पैक्ट का तो वो जनरली नॉन स्ट्रक्चरल है, और डिफ़िकल्टी है यहाँ पे कि हम लोग इसके क्वांटिफाई कर सके। इट मीन्स कि जब ड्रॉट आता है तो हम लोग इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं कि उसका इकोलॉजी में कितना वो डैमेज करके जा रहा है, सोशियो इकोनॉमिक जो है वो कैसे डिसरप्ट हो रही है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर हम लोग देखें माल न्यूट्रिशन का हेल्थ के ऊपर, मॉर्बिडिटी के ऊपर, तो ये भी सारी चीज़ें हम लोग इतना ज़्यादा नहीं देख पाते, ना ही इसको मेज़र किया जाता है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट से क्या क्या हाईलाइट निकल कर आया है। इस रिपोर्ट से ये बताया जा रहा है कि इंडिया स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, इट मीन्स कि एक ड्रॉट ईयर एज अ होल ये डिफाइन किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि वो साल होता है जहाँ पे ओवरऑल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इट मीन्स कि लॉन्ग पीरियड जो एवरेज है ना उससे 10% ज़्यादा अगर डेफिशिएंसी हो गई, और साथ ही साथ मोर देन 20% ऑफ द एरिया इज़ अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशन, या तो मॉडरेट होगा या तो सेवियर होगा या तो कंबाइंड होगा मॉडरेट या सेवियर, तो उस कंडीशन को यहाँ पे ड्रॉट ईयर कहा गया है। इट मीन्स कि IMD के द्वारा, जो हमारी यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिनके द्वारा हमारे क्लाइमेट के बारे में हर एक चीज़ों का यहाँ पे
सारी बातें बताई जाती है, तो उनके द्वारा भी यही चीज़ें बताई गई है कि ड्रॉट हम लोग किसको कहेंगे। तो यानी कि ड्रॉट कंडीशन से अगर 20% से ज़्यादा एरिया अफेक्टेड है तो उसे हम लोग ड्रॉट कहेंगे। और अगर देखें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू इसका 10% से ज़्यादा अगर डेफिशिएंसी है तो इट मीन्स कि लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाला जाता है वैल्यू, एक साल यानी कि आप देखते हो कि 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स में टोटल देखा जाता है कि कितने एरिया में पानी की कमी है। इस तरीके से यहाँ पे डेफिशिएंसी को मेजर किया जाता है। अगर डेफिशिएंसी यहाँ पे 10% से ज़्यादा है तो उस एरिया को भी ड्रॉट कह देते हैं। ओके, और आईएमडी के द्वारा यहाँ पे जो ड्रॉट वर्ड है इसकी भी आप लोग देखो कि ये इसलिए लाया गया है क्योंकि एक डिसीजन लिया जाता है। इट मीन्स कि इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दूसरे तरीके के डिजास्टर से। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टर्म्स जैसे ऑल इंडिया ड्रॉट ईयर या फिर ऑल इंडिया सीवियर ड्रॉट ईयर, आईएमडी के द्वारा क्या यहाँ पे अडॉप्ट किया गया डेफिसिट ईयर। ठीक है, लार्ज डेफिसिट ईयर। इट मीन्स कि ये जो वर्ड है ना ये सिर्फ आप कह सकते हो कि वर्ड प्ले है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब समझते हैं हम लोग कि ड्रॉट कहते किसको है, सूखा किसे कहते हैं। तो सूखा यानी कि लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझना चाहो कि जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ पे बारिश होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे पानी आ जाती है, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गए, तो वहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ जाती है। पानी की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि ये रिस के नीचे जाता है, यानी कि ग्राउंड टेबल जो होता है, ग्राउंड वाटर टेबल, ये भी इसकी भी लेवल अप हो जाती है। और पीने का पानी, नहाने का पानी सारी कुछ जो है पानी का जितना भी यूटिलाइज है एग्रीकल्चर एरिया में, सब कुछ यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। तो ये किससे पूरा होता है, ये प्रेसिपिटेशन से पूरा होता है। ठीक है, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, स्नो के फॉर्म में हो, स्लीट के फॉर्म में हो। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ड्रॉट जो कि नेचुरली आता है और एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी आता है, जैसे कि हम लोग पानी का कैसे यूज़ कर रहे हैं, पानी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। अब देखते हैं जेनेसिस और इसका इम्पैक्ट। तो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी अगर हम लोग देखें तो दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। पहला तो है प्रेसिपिटेशन डेफिशिएंसी। इट मीन्स कि जो बारिश हो रही है तो कितने अमाउंट में बारिश हो रही है। अगर एक महीने में एक दिन बारिश हो जाएगा तो क्या हम लोग कहेंगे कि उस एरिया में ड्रॉट लाइक कंडीशंस नहीं अगर होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे बारिश हो रही है तो कितना बारिश हो रहा है, किस इंटेंसिटी से एक साथ हो रहा है और कितने टाइमिंग के लिए बारिश हो रही है। ठीक है, 1 घंटा हो रहा है या पूरे एक दिन हो रहा है बारिश, ये काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर, किस रीजन में हाई टेम्परेचर है, हाई विंड है, लो रिलेटिव यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, ग्रेटर सनशाइन है, लेस क्लाउड कवर है, तो ये भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इससे आप देखो कि रिड्यूस इनफिल्ट्रेशंस होता है, रन ऑफ हो जाता है, डीप पर्कुलेशंस होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होती है। अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वही चीज़ें मैं बताई कि जितने वाटर बॉडीज है वहाँ पानी फिल हो जाएगा, वहाँ पानी फिल होगा तो वो रिस के नीचे जाएगा, पर्कुलेट करेगा। इट मीन्स कि वो जो है परमिसिबल हो जाएगी, पानी जो है आपका ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो अप हो जाएगा। साथ ही अगर हम लोग इससे देखें कि हाई टेम्परेचर और हाई विंड वाले रीजन है तो वहाँ पे क्या होगा कि हाई इवोपरेशन होगा। हाई इवोपरेशन होगा तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो वेपर बन के ऊपर जाएगा, क्लाउड फॉर्म होगा, फिर उससे हेवी क्लाउड फॉर्म होंगे, तो फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा। तो इस तरीके से आप देखो कि ये पूरी तरीके से वाटर साइकिल है जो कि चलते रहता है। सॉइल वाटर डेफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या मतलब होता है। तो सॉइल वाटर डेफिशिएंसी यानी कि मिट्टी में जो पानी की कमी हो जाती है, यानी कि मॉइस्चर की कमी हो जाती है। प्लांट, अगर हम प्लांट वाटर स्ट्रेस देखें तो यहाँ पे बायोमास यील्ड की कमी देखने को मिलती है, स्टीम फ्लो यहाँ पे कम हो जाता है, इनफ्लो हो जाता है आपका लेक्स में, पॉन्ड्स में, और जो वेटलैंड है वो रिड्यूस हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाता है। तो एक पानी की कमी के कारण आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट होती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट पे डिवाइड कर दें कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये चीज़ें भी आप समझ सकते हो। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होंगे तो ऑब्वियस है कि आप वहाँ पे जितने अच्छे बीज लगा लो उससे ना अच्छा फूल निकलेगा, ना फल निकलेगा, ना वेजिटेबल्स निकलेगा। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता है। तो प्रोडक्शन लॉसेस होगी एग्रीकल्चर में और रिलेटेड सेक्टर्स में भी, जितना भी एग्रीकल्चर्स और एलाइड सेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन की कमी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम लोग सोशल इम्पैक्ट देखें तो क्या होता है कि जो यहाँ पे ग्रामीण सोसाइटी होता है, ग्रामीण एरिया में, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उनके एग्रीकल्चर में, ये सारी चीज़ों में उनकी जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट होती है। तो अगर एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि उनकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगी, डिसरप्ट होगा। लोग जो है उस एरिया को छोड़ के जाएंगे जहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ के लोग जो है ना दूसरे एरिया में जाएंगे जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होगा। तो साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि लोग जब एक अपनी जगह को छोड़ के जाते हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं।
तो वो बच्चे भी छोड़ के जाते हैं, वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं। तो जो बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल में थे तो वो उस स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या पता दूसरी जगह जाकर वो वहाँ पे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। खाना की कमी के कारण जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। स्पेशली आप देखो कि जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो कुपोषण का शिकार हो जाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो लो वाटर लेवल देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर में, रिजर्वॉयर में। फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे लॉस होने लगता है। वाइल्ड लाइफ जो है, जीव जंतु जानवर जितने भी है वो भी पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वो उस एरिया में माइग्रेट होकर जाते हैं जहाँ पे उनको पानी की अवेलेबिलिटी दिखती है, तो माइग्रेशन हो जाता है। साथ ही मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे निकल कर आता है, क्योंकि आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर मिट्टी की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो रही है, ग्राउंड वाटर हमारा ख़त्म हो रहा है, पानी नहीं आपका ना लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, वेटलैंड में। तो इससे क्या होता है कि जो जानवर हैं वो समटाइम्स आप देखो कि जहाँ ह्यूमन बीइंग की हैबिटाट है वहाँ वो आ जाते हैं। तो इससे आप लोग देखो कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ते जा रहा है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि पानी की कमी के कारण हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो रही है और उसके कारण जो है इतना सारा इम्पैक्ट निकल कर आ रहा है। अब देखते हैं कि ड्रॉट को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा। ये ड्रॉट की क्लासिफिकेशन है, जल्दी आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलता इस तरीके का, जो यहाँ पे इतनी डिटेल फॉर्म में बताया गया है। तो यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा गया है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है एंड एग्रीकल्चर ड्रॉट है। ठीक है, समझते एक एक करके तीनों को। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा गया है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशंस की कमी, यानी कि जितना एक्सपेक्ट लगाया जाता है। जैसे आप लोग देखो कि हमारे देश में ये हमारा सदर्न पोर्शन है, ये केरल वाला रीजन है। यहाँ पे क्या होता है कि 1 जून को हमारा जो मानसून है वो हिट करता है। ठीक है, तो ये 1 जून को एकदम डिफाइंड होता है कि मानसून आना है। समटाइम्स ये डिले भी हो जाता है, बट हमारे जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके द्वारा हमेशा ये देखा जाता है कि हाँ हमारे यहाँ मानसून कब आ रहा है। तो जो एस्टिमेट लगाया जाता है, अगर मान लीजिए कि एस्टिमेशन से लेट हो जाए यहाँ पे, और जितना अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस बार बारिश अच्छी होगी, बारिश नहीं अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी हुई होगी तो यहाँ पे जो अनुमान लगाया जाता है और उस हिसाब से बारिश नहीं होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर वो क्या होता है कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया। यानी कि IMD के द्वारा जो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस हिसाब से जो है मानसून नहीं आया और ना ही रेनफॉल हुआ, और 25% से कम जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यू है उससे भी कम यहाँ पे बारिश हो पाई। ठीक है, ये फर्दर यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है मॉडरेट ड्रॉट। मॉडरेट ड्रॉट कहने का मतलब है कि अगर रेनफॉल डेफिसिट 26 से 50% तक कम हुआ। सेवियर ड्रॉट क्या हो गया कि अगर 50% से भी, मतलब कि आप मान लो 60-70% से भी ज़्यादा अगर सेवियर ड्रॉट हुआ, यहाँ पे आपका जो है रेनफॉल की कमी हुई, तो उसे हम लोग सेवियर ड्रॉट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। इट मीन्स कि अगर हम लोग मॉडरेट ड्रॉट की बात करें तो यहाँ पे कितना है 26 से 50% तक, और आपका लेस ड्रॉट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 25% तक अगर कम बारिश हुई है। और सेवियर ड्रॉट हो गया यानी कि अगर 50% से ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर रेनफॉल कम हुई है तो उसको सेवियर ड्रॉट के कंडीशन में रख दिया जाता है। सो इस तरीके से मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जो है ना वो इसको क्लासीफाई किए। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सरफेस और सब सरफेस जो वाटर सप्लाई है उसकी डिफिशियंसी, जिसके कारण आपको लैक ऑफ वाटर देखने को मिलेगा, जिसमें कि नॉर्मल और स्पेसिफिक नीड की ज़रूरत होती है। हाइड्रोलॉजिकल मतलब कि पानी की बेसिकली यहाँ पे कमी हो गई। अब पानी की कमी हो गई हमारे सरफेस एरिया में, जितने भी लेक्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड है, तो उसमें अगर पानी की कमी हो गई, और वो पानी जब रहता है तो उससे आपको पता है कि हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जब पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी का इस्तेमाल इसी से होता है। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है कि अगर ये सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर में अगर पानी ना देखने को मिले, इस तरीके की कंडीशन अराइज होती है। और जब आप देखो कि एवरेज प्रेसिपिटेशन होता है उस टाइम भी देखने को मिलेगा जब पानी का जो यूज़ है वो बढ़ जा रहा है। एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर ड्रॉट आप देखो तो ये जो है सॉइल मॉइस्चर और रेनफॉल जब इनएडिक्वेट हो, यानी कि जब क्रॉप की सीज़न हो, और यहाँ पे एक्सट्रीम आप देखो कि आपका जो है वाटर की कमी हो गई, या फिर मैं कहूँगी कि एग्रीकल्चर ड्रॉट जो है कि जब क्रॉप ग्रोइंग सीज़न होती है तो उस समय अगर पानी की अवेलेबिलिटी उस हिसाब से नहीं होती है जितना इरिगेशन की ज़रूरत हो, यानी कि सिंचाई में जितनी पानी की ज़रूरत हो, अगर उस तरीके का पानी नहीं मिलता तो उसे हम लोग एग्रीकल्चर एरिया में ड्रॉट कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड एग्रीकल्चर ड्रॉट। तो आई होप कि आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि इंडिया में ड्रॉट का क्या कंडीशन है। अगर इंडिया में आप देखोगे तो ओवर 68% ऑफ जो हमारा भारत है ना वो ड्रॉट से, यानी कि सूखा से ये ग्रसित है। अगर हम लोग ड्रॉट प्रॉन एरिया देखें तो ये 33% तक है, यानी कि यहाँ पे आपका 750 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। वहीं 35% तक है जिसको कि हम लोग ड्रॉट प्रॉन
रिसीव रेनफॉल कहते हैं। तो यहाँ पे रेनफॉल कितना है, तो ये 750 टू 1125 मिलीमीटर है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हमारे देश में 68% से भी ज़्यादा जो हमारा भारत है ये ड्रॉट से ग्रसित है। मेजर अगर हम लोग ड्रॉट एरिया देखें, यानी कि सूखा पड़ने वाला जो ईयर था हमारे इंडिया में, तो 1877 था, 1899 था, फिर 1918 है, 1972 है, 1987 है एंड 2002 है। नीति आयोग है जिनके द्वारा एक इंडेक्स लाया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप लोग अपने आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो। ये है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कि हर एक स्टेट का यहाँ पे मेजर किया जाता है कि वो अपने यहाँ वाटर को कैसे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लाख पीपल्स जो है हर एक साल पानी की कमी के कारण, साफ़ सफाई की कमी के कारण जो है उनकी जान चली जाती है। इस चीज़ को यहाँ पे मैनेज करने के लिए नीति आयोग के द्वारा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स लाया गया है। यहाँ पे कहा जाता है कि 6% जो जीडीपी का है वो यहाँ पे 2050 तक लॉस हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्राइसिस आने वाला है। तो वाटर क्राइसिस आते हैं तो एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट्स लगाया जाता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए जाते हैं, लोगों तक पानी पहुँचाया जाता है थ्रू वाटर पम्प्स, और आप लोग देखते हो कि व्हीकल पम्प्स होते हैं जहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है। तो उन सारे खर्चों के कारण जो है 6% जीडीपी का चला जाएगा। इसी सेवियरिटी ऑफ ड्रॉट्स के बेसिस पे आप देखें तो 3 रीजन में इंडिया को डिवाइड किया गया है। एक्सट्रीम ड्रॉट एरिया, सेवियर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। तो एक्सट्रीम अगर हम लोग ड्रॉट अफेक्टेड एरिया देखें तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा आता है, तो आप लोग देखो कि हमारा जो यहाँ पे राजस्थान वाला रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर एरिया आप देखो जो कि अरावली हिल्स के वेस्ट में है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, और गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है यहाँ पे भी पानी की कमी होती है। तो हर साल आप देखोगे कि एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरिया ये आपका आता है, ठीक है, राजस्थान गुजरात वाला एरिया। सेवियर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये ईस्टर्न राजस्थान हो गया, मोस्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा, झारखंड, ये वाला रीजन। देखिए आपको वहाँ पे ड्रॉट नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी बहती है जहाँ पे आपका बिहार आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, यूपी आ गया, उत्तराखंड आ गया, तो ये सारे रीजन में पानी की कमी नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे आपका जो है रिवर सोर्सेज नहीं है, यानी कि आप लोग देखो कि ये गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे आपका जो है ना इस तरीके का पेरेनियल रिवर सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका पानी खत्म हो जाता है। मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया अगर हम लोग देखें तो ये इसमें भी आपका राजस्थान, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे एरिया आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक वर्ड निकला है फ्लैश ड्रॉट, आप लोग ये कई बार मैं भी इसको डिस्कस की हूँ। तो फ्लैश ड्रॉट कहने का क्या मतलब होता है? इट मीन्स कि आप देखो कि जैसे कन्वेंशनल ड्रॉट हम लोग देखते हैं कि हाँ इस साल जो है सूखा हो गया क्योंकि बारिश नहीं हुई, तो ये काफ़ी मंथ तक इस तरीके का बारिश नहीं होता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि ड्रॉट लाइक सिचुएशन है। बट अगर ड्रॉट ऐसा हो कि सेवियर ड्रॉट है, यानी कि ऐसा सिचुएशन है जो कि बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से आ रहा है और बहुत ज़्यादा ये आप देखो कि सूखा पड़ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे फ्लैश ड्रॉट कहते हैं। यानी कि बैक टू बैक सूखा पड़ रहा है, पानी, रेनफॉल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, ना ही पानी स्टोर हो पा रहा है, ना ही पानी का जो अवेबिलिटी है वो उस तरीके से यहाँ पे पूरा हो पा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे सेवियर ड्रॉट काइंड ऑफ सिचुएशन दैट डेवलप्स वेरी रैपिडली, बहुत ही फास्ट। और ये कैसे हो रहा है? तो हाई इवेपो ट्रांसपिरेशन रेट्स के कारण। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर हो रहे हैं। आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की जो है वो दिक्कत हम लोग देख रहे हैं। कुछ ऐसे देश है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कभी इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं हुआ था, लेकिन अब भी आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिलेगा। कनाडा का ही अभी आप लोग रिसेंटली एग्जाम्पल देख सकते हो जहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक भी वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया था, जो कि कहा जा रहा है कि 3 डिकेड्स के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो ये क्या होता है कि हाई आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, विंड आपको देखने को मिलेगा, हाई इंसोलेशन है। इंसोलेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे सूरज से जितनी रेडिएशन आती है ना, वो उतना, उससे ज़्यादा जो है आपका ये बैक भी हो जाता है, यानी कि जितना इनकमिंग है उससे ज़्यादा आउटगोइंग है। तो मान लीजिए कि इनकमिंग कम हो रहा है और आउटगोइंग ज़्यादा हो रहा है, और इनकमिंग ही ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि इंसोलेशन हो रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी है ना वो हमारे अर्थ में ये एब्जॉर्ब हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर ड्रॉट को भी क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि डायरेक्ट एसोसिएटेड है ये सॉइल मॉइस्चर से और क्रॉप स्ट्रेस से। तो ये सब फ्लैश ड्रॉट के अंदर आ रहा है, यानी कि तेज़ी से और जल्दी जल्दी जो है ना किसी रीजन में यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन अकर हो रही है। अब देखते हैं कि रिकरिंग जो ड्राउट है, यानी कि हमारे कंट्री में बार बार ये सूखा आ रहा है, इसका क्या कॉजेज़ है, क्या कारण है कि बार बार सूखा आ रहा है? तो इसके अगर रीज़न को हम लोग समझने की कोशिश करें तो कंसिडरेबल सीजनल और रीजनल वेरिएशन कहा गया है। आप देखो कि हमारे देश में पूरी तरीके से अगर आप देखोगे, ये हमारा भारत है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है।
यहाँ वाला रीजन आप देखो नॉर्थ में, तो ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, यहाँ पे आपको एक्सट्रीम आपको ठंड देखने को मिलेगी। साउथ यहाँ पे वेस्ट में आप देखोगे तो पानी की कमी होती है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन यहीं पे होती है। ईस्ट में आप देखोगे तो फ्लड की प्रॉब्लम होती है, और साउथ में आप देखोगे तो रेनफॉल की, यहाँ पे मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है। तो ये सीजनल और रीजनल वेरिएशन अगर हम लोग देखें तो इसके कारण हमारे देश में जो है ना हर एक साल और बार बार ये सूखा का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो एवरेज एनुअल रेनफॉल अगर हम लोग देखें तो 1150 मिलीमीटर है, लेकिन शॉर्ट विंडो अगर हम लोग देखें तो 100 डेज से भी कम जो है ना बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न में। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न कब आता है? 1 जून से आपका सितंबर तक रहता है। और यहाँ पे आप देखो 73% जो टोटल एनुअल रेनफॉल है ना वो यहाँ पे रिसीव होता है। इट मीन्स कि हमारा तो एग्रीकल्चर भी मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर कहा जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मानसून आते हैं तो उस समय जो है हमारे देश में वो सारे फसल लगते हैं जिसको कि वाटर इंटेंसिव हो। तो इसलिए यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो कि हमारे फार्मर्स भी डिपेंडेंट होते हैं मानसून के ऊपर। तो इसलिए ये आपका वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, क्योंकि आप हमारे देश में देखो कि सदर्न ही पार्ट में आप देख लो तो यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे पहाड़ है। तो ये इसमें आप देखो कि केरल वाले रीजन, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। लेकिन वही आप अपोजिट जाओगे लीवार्ड साइड में माउंटेन के, तो यहाँ पे तमिलनाडु में इस समय बारिश नहीं होती है। वहीं अगर आप वेस्ट यहाँ पे जाओगे गुजरात में और राजस्थान में, तो यहाँ पे भी बारिश कम होती है। लेकिन फिर वही आप यहाँ पे आ जाओ बिहार, झारखंड, आसाम, ये नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हमारे यहाँ अनइवन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा बारिश का, जिसके कारण भी देखने को मिलता है कि किसी किसी जगह पे बारिश कम होती है तो वहाँ पे पानी रिचार्ज नहीं हो पाते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल आपका राइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है सूखा आ जाता है। साथ ही लो एवरेज एनुअल रेनफॉल है हमारे यहाँ, आप देखो कि ज़्यादातर जो है 750 मिलीमीटर तक ही बारिश होती है लार्ज एरिया में। सेकेंड है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ग्राउंड वाटर का और सब ऑप्टिमम कंजर्वेशन अगर हम लोग सरफेस वाटर का देखें तो इससे ज़्यादा जो है इरिगेशन के लिए जो पानी की उपलब्ध होनी चाहिए वो बहुत कम है। इट मीन्स कि हम लोग ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और पंप लगा के पानी अब जो है वो निकाला जाता है और इरिगेशन में लगाया जाता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो अधिकतर क्रॉप्स उगाए जाते हैं ना वो वाटर इंटेंसिव है, और पूरे भारत में आपको राइस देखने को मिलेगा, और राइस की पैदावार में आपको पता है कि कितना ज़्यादा पानी खर्च होते हैं। तो हमारे पूरे भारत के जो किसान है ना वो पानी का बहुत इस्तेमाल करते हैं राइस की खेती के लिए। और राइस जो है आप देखो कि साउथ इंडिया में ज़्यादा आपका ये कल्टीवेट किया जाता है एज़ कम्पेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। और भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, तो एग्रीकल्चर में हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ठीक है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन दूसरी जगह आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो है ना कुछ खास यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग और यहाँ पे कोई मेथड नहीं है। इट मीन्स कि पानी जो हम लोग इरीगेट कर रहे हैं उसको फिर से रिसाइकिल कर सके वैसा नहीं है, या फिर रेन वाटर जो अगर बारिश हो रही है तो उसको हम लोग स्टोर करके रख सके, ऐसी कोई ज़्यादा प्रबंध नहीं है। तो इसलिए आप देखते हो कि हम लोग जो है वन यूनि डायरेक्शनल चल रहे हैं, पानी का जो है पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सेकेंड है कि लिमिटेड यहाँ पे इरिगेशन कवरेज है और पुअर इरिगेशन टेक्निक है। हमारे यहाँ पुअर क्या बोलोगे, जो ट्रेडिशनल चलते आ रहा है, एक समय था जब पॉपुलेशन कम थी और ज़मीन ज़्यादा था और पानी ज़्यादा था। आज के डेट में आप ओवर पॉपुलेटेड देख रहे हो। यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है कि अगर यही हाल रहा तो भारत जो है वो चाइना को सरपास कर देगा 2027 तक पॉपुलेशन के मामले में, और हम लोग वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहलाएंगे। तो इतना ज़्यादा हमारे पास जनसंख्या है, तो उस हिसाब से पानी की भी ज़रूरत होती है, उस हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब तक एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कोई भी मैकेनाइजेशन नहीं हुआ है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, वही पुरानी जो घिसी-पिटी जो टेक्निक्स है उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो टेक्निक जो था वो पानी से जो है पूरी तरीके से कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वही चीज़ें आज भी देखने को मिलेगा। आप बहुत सारे कंट्रीज़ में देख सकते हो, जैसे इज़राइल में जहाँ पानी नहीं है, वेस्ट एशिया में जहाँ पानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने एग्रीकल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करके वो लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करते हैं। तो ये सारे कुछ यहाँ पे हमारे रीजंस हैं कि एक तो सीजनल वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, एंड लिमिटेड इरीगेशन कवरेज है। करंट चैलेंजेस क्या है ड्रॉट मैनेजमेंट करने में? करंट है कि आप देखो कि एक रीएक्टिव और रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच है, यानी कि यहाँ पे हमें एक ज़रूरत है कि हम लोग अपनी जो रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच है उससे शिफ्ट हो जाए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में। साथ ही इशू है असेसमेंट करने में और अर्ली वार्निंग में, यानी कि कहीं पे अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस अकर हो रही है तो अर्ली वार्निंग, यानी कि कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले लोगों को वार्न नहीं किया जा सकता है। असेसमेंट नहीं किया जा रहा है कि किस जगह पे वाटर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो कितना डाउन हो रहा है, तो ये सारा काम नहीं किया जाता।
लैक ऑफ प्रॉपर और डेटा की कमी है। हमारे यहाँ डेटा की हर एक सेक्टर्स में आप देखोगे कि इसकी कमी होती है। तो जब तक प्रॉपर डेटा नहीं मिलेगा तब तक किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी तरीके का पॉलिसी बनाना ये कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग देखें कि हमारे यहाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनका ड्रॉट मैनेजमेंट को लेकर कुछ गाइडलाइन लाया गया था। तो ये गाइडलाइन देख लेते हैं, जिसको कि आप लोग अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये आपका ड्रॉट का जो एक टॉपिक है ना, वो आपका यहाँ पे ज्योग्राफी में पूरा कवर हो रहा है। इस तरीके से आप लोग लेके चल सकते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए कहा गया कि ड्रॉट मॉनिटरिंग सेल एक अलग से बनाना चाहिए जो कि स्टेट लेवल पे हो, और यहाँ पे अच्छे खासे स्टाफ भी हो, और जो कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर ये कंट्रोल करे, ठीक है। स्टेट का जो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट आपका जो यहाँ पे ड्रॉट मॉनिटरिंग सेल्स है वो यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे और मैप एक कि कहाँ कहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच लेकर चलेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट होगा ड्रॉट मैनेजमेंट इनिशिएटिव के लिए। साथ ही असेसमेंट करना है और अर्ली वार्निंग लेकर आना है। इट मीन्स कि देखना है कि पानी की कहाँ कितनी अवेबिलिटी है, ग्राउंड वाटर टेबल्स जो है कितना नीचे जा रहा है, और एक अर्ली वार्निंग यानी लोगों को वार्न कर देना है कि यहाँ पे आप लोग पानी का अगर इस तरीके से बर्बादी करोगे तो आगे चलकर आपको इतने दिनों में पानी की कमी होगी, ठीक है। साथ ही प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन प्रोसेस भी लेकर आना है। ऑटोमेटिक जो वेदर स्टेशन है और जो रेन गॉजेज है उसको यहाँ पे उस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे माइक्रो लेवल एनालिसिस किया जाए, फॉरकास्टिंग किया जाए। मिटिगेशन मेजर्स होना चाहिए, यानी कि कैसे हम लोग इस तरीके के जो ड्रॉट प्रोन एरिया है जहाँ पे सूखा पड़ने का आसार बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे एरिया के ऊपर जो है एक पायलट स्टडीज़ हो सारे कैटेगरीज़ को लेकर कि ये जो सूखा पड़ रहा है इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइस की खेती कर रहे हैं या फिर वैसी ही खेती कर रहे हैं जहाँ पे पानी की ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक हम लोग कह सकते हैं कि चेंज करें। वैसे भी हमारे देश में आप देखो कि 3 सीज़न को यूज़ किया जाता है। एक तो हमारे यहाँ खरीफ सीज़न है, जब मानसून आता है तो खरीफ क्रॉप लगते हैं, उसके बाद मानसून जाता है तो हमारे यहाँ रबी क्रॉप लगते हैं जिसको विंटर क्रॉप भी कहते हैं, और खरीफ क्रॉप को हम लोग यहाँ पे समर क्रॉप भी कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा मार्च से लेकर जून तक आपको जायद देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो जैसे वाटरमेलन हो गया, क्यूक्यूम्बर हो गया, ऐसे क्रॉप यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो ये तो 3 सीज़न है, लेकिन फिर भी एक ही सीज़न में एक ही क्रॉप के ऊपर नहीं बैठे रहना है, डाइवर्सिफाई करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप यहाँ पे लगाना है। और हमें एक इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे यूज़ करना होगा, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है। अभी आप लोग देखो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो लाया गया है, इसके तहत आपका ड्रिप इरिगेशन को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रमोट भी किया जा रहा है, काफ़ी जगह ये इस्तेमाल भी हो रहा है। इट मीन्स कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, यानी कि जहाँ पे क्रॉप लगा है ना, जैसे ये एक रो है, रो में आप देखो ऐसे ऐसे क्रॉप है। तो ऐसा नहीं है कि जब इरिगेशन करते तो पानी पूरा ऐसे फ्लडेड रहता है, तो ऐसे पानी नहीं देना है, इससे तो वेस्टेज हो रहा है। यहाँ पे ऊपर पंप लगा दिया जाता है और जहाँ पे क्रॉप है ना उसी के ऊपर पानी ये आपका बाई ड्रॉप बाई ड्रॉप ये पानी आपका इसी क्रॉप पे जा रहा है और अगल बगल कहीं नहीं जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पानी की बचत हो रही है। तो इस तरीके का टेक्निक हमें यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्ट्रेशन हो, यानी कि पेड़ का ज़्यादा हमें पेड़ रोपण हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है, एक नेशनल लेवल ट्रेनिंग देनी है और कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आना है कि कैसे हम लोग अपने यहाँ जो है सूखा को मैनेज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और जो नेशनल रिसर्च सेंटर्स है आईकार, वो उनको यहाँ पे इंकरेज करना चाहिए कि आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए, फार्मर्स के लिए जो है एक अच्छा खासा रिसर्च करें और रेवेन्यू जनरेट करें। साथ ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उनकी भी यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए, उनके ऑफिसर्स और एम्प्लॉयर्स को कि कैसे वो यहाँ पे बेटर तरीके से जो है एक्टिविटीज़ लेकर आ सकते हैं, जिसमें कि उनका एरिया अगर आता है जहाँ पे सूखा पड़ रहा है तो उस चीज़ों को रोका जा सके। रिलीफ और रिस्पांस की भी बात की जाती है कि एजेंसीज़ को यहाँ पे सेंसिटाइज करनी चाहिए कि क्या वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में, और एक अच्छा खासा एसेट यहाँ पे बिल्डअप करना है, जैसे टैंक लगा दीजिए, वेल्स लगा दीजिए, जिससे कि जो ये आपका ड्रॉट का कंडीशन से इम्पैक्ट है वो कम हो सके। साथ ही साथ आप देखो कि प्रिपरेशन हो ड्रॉट मैनेजमेंट प्लान का। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिनके द्वारा ये नेशनल आपका जो ड्रॉट मैनेजमेंट प्लान है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, जिससे कि आप देखो कि क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो यहाँ पे ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बेटर तरीके से एनालाइज करेंगे, उसके बारे में रिकमेंडेशन देंगे। तो एक कमेटी होना भी ज़रूरी है जो कि सबसे पहले वो एसेस करेंगे और उनके बेसिस पे वो बताएंगे कि उस एरिया में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है।
और स्टेट को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो अपने एग्जिस्टिंग प्लान को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करे और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो इनका डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है उसके रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लायंस करे। तो ये सारी यहाँ पे आप देखो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बहुत अच्छी बातें की गई है कि कैसे यहाँ पे इसको वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन में आप लोग लिख सकते हो जब भी आप लोग ड्रॉट के बारे में कुछ भी लिखते हो। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल, मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें आपका हर एक एंगल कवर हो गया है। अगर ड्रॉट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो मेंस में आए या प्रीलिम्स में आए, आई होप कि आप लोग इसको बेटर तरीके से समझे हो और इससे आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स फैक्ट्स ये है कि फ्लैश ड्रॉट क्या होता है, तो इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग सारे पॉइंट्स को ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। एक आपको पूरी तरीके से यहाँ पे एक अच्छा खासा आर्टिकल मिल गया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रॉट्स इन इंडिया। सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। हेल्पफुल लगे तो उसके लिए लाइक कर सकते हैं और वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप लोग अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है प्लीज़ उससे चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपका ईमेल आईडी आपको एक प्रोवाइड किया गया है, उसमें आप लोग अपने क्वेरीज़ और ज्वाइन करना है तो वहीं पे आप लोग मेल कर सकते हो और बाकी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 50 डेज़ बचे हुए हैं टेस्ट प्रीलिम्स के लिए, तो इसके लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। और विज़न आईएएस के अगर आप लोग मैगजीन फॉलो करते हो तो आई विल रिकमेंड कि इसकी टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूर आप लोग को ज़रूर एक होता है ना कि सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। डेली वीडियोस हमारे साथ देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।